ईरान और अमेरिका इस वक्त युद्ध की कगार पर खड़े हैं। अब सवाल यह है, अगर ये जंग हो जाती है तो कौन सा मुल्क किसका साथ देगा, कौन सा मुल्क कितना ताकतवर है और भारत को इसमें झटका क्या लगा है। इनफैक्ट कितनी खूंखार है ये पुरानी 47 साल की दुश्मनी अमेरिका और ईरान के बीच में। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको सब समझना है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ईरान वर्सेस यूएस, कौन देश किसके साथ। दूसरा है, जंग शुरू हो गई है तो कौन कितना ताकतवर है। तीसरा है, ट्रंप का ईरान पर प्रहार है तो भारत को झटका क्यों लगा है। चौथा देख लीजिए कि ईरान पर विदेशी मीडिया ने क्या छापा है। और पांचवा है, कितनी खूंखार है अमेरिका और ईरान की 47 साल पुरानी ये जंग, ये दुश्मनी। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको यही बता देती हूं कि ईरान वर्सेस अमेरिका एक बार फिर जंग की कगार पर। आप याद कीजिए कि अभी जून 2025 की बात है जब इजराइल और ईरान के बीच में 12 दिन की जंग चली थी और बीच में अमेरिका भी कूद गया था। अमेरिका ने भी ईरान पर, ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी थी। फिर देखिए, सीरिया से ईरान समर्थक असद सरकार का पतन हो गया, लेकिन अभी भी कहा यह जा रहा है कि सीरिया में जो ऐसे कुछ गुट हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, वो ईरान का साथ दे सकते हैं अगर जंग होती है तो। अब बात करते हैं रूस की। अब देखिए, वैसे तो रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी भी चल रहा है, लेकिन रूस जो है वो ईरान का बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो कहा जाता है कि भाई रूस तो ईरान के साथ ही खड़ा होगा। सेम बात चीन की है। चीन भी ईरान का ट्रेड पार्टनर है और वैसे भी वो यूएस के साथ तो चीन कभी खड़ा नहीं रह सकता। तो चीन को भी माना जाता है कि भाई वो ईरान के साथ ही, अगर कुछ ऐसा माहौल बनता है, जंग की स्थिति आती है, तो रूस और चीन, इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं सीरिया की भी, तो वो ईरान के साथ खड़े होंगे। अब देखिए, जो गाजा के लोग हैं, यानी कि जो फिलिस्तीनी हैं, जो लेबनान में हिजबुल्ला हैं, जो ये यमन के हूती विद्रोही हैं, ये सब भी ईरान के साथ ही खड़े होंगे, क्योंकि ये जितने भी गुट मैंने आपको बताए हैं, ईरान इन लोगों का आका है। इजराइल कूदेगा तो तुर्की भी ईरान का साथ देगा। अगर इजराइल और यूएस साथ में ईरान पर हमला करते हैं तो फिर तुर्की भी ईरान के साथ होगा। इनफैक्ट अगर बात आती है मुस्लिम ब्रदरहुड की, क्योंकि आप देखिए ना, जैसे सऊदी हो गया, सऊदी एलाय अमेरिका का है, लेकिन अगर मुस्लिम ब्रदरहुड की बात आ जाती है तो फिर जो ओआईसी है, जिसमें 57 मुस्लिम मुल्क हैं, तो वो भी ईरान का साथ देंगे। अब देखिए, जो वेनेजुएला है, अभी अभी अमेरिका ने उनके राष्ट्रपति को उठाया है, तो वेनेजुएला में भी अभी बहुत आग है अमेरिका के खिलाफ, तो वेनेजुएला भी ईरान के साथ खड़ा हो जाएगा। तो अगर आप देखते हैं कि अगर ऐसे हालात बनते हैं तो सबसे ज्यादा जो धर्म संकट होगा वो सऊदी, यूएई, कतर के लिए होगा, क्योंकि ये अमेरिका के भी एलाइज हैं। तो या तो उन्हें मुस्लिम ब्रदरहुड चुनना होगा या फिर उन्हें अपनी मित्रता अमेरिका के साथ चुननी होगी। अब देखिए, अमेरिका के साथ ये तो एकदम क्लियर है कि इजराइल है। इजराइल इस वक्त अलर्ट पे भी है। नेटो मुल्क हैं जो, फिर आप यूके को ले लीजिए, आप यूरोपियन यूनियन को ले लीजिए, जितने भी वेस्टर्न अलाइज हैं वो यूएस के साथ हैं। खाड़ी देश मित्र पर बड़े धर्म संकट में, जैसे कि मैंने आपको बताया, खाड़ी देशों के लिए मुस्लिम ब्रदरहुड चुनना है, यानी ईरान को चुनना है, या फिर अमेरिका से अपनी मित्रता चुननी है। अगर हम बात करते हैं जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया की, तो अगर जरूरत पड़ेगी तो ये लोग यूएस के साथ खड़े रहेंगे। और देखिए, ऐसे सब मामलों में आपको भी पता है कि भारत एकदम न्यूट्रल रहता है। भारत के ईरान के साथ भी अच्छे संबंध हैं और अमेरिका के साथ भी है। अब मैं आपको बताती हूं कि ये तो हो गया कि अगर ऐसी कोई जंग वाली स्थिति होती है तो कौन किसके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन आप ये भी देख लीजिए कि अगर हम ईरान और अमेरिका की मिलिट्री पावर को कंपेयर करते हैं तो एनी डे अमेरिका ईरान से कहीं ज्यादा ताकतवर है। अगर अमेरिका की रैंक 1 है तो ईरान की रैंक है 16। ईरान के पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो उसकी ज्योग्राफी है, क्योंकि ईरान के पास, चाहे वो समुद्र रूट ले लीजिए, चाहे उन्होंने जिस तरीके से अपने कमांडोज की प्लेसमेंट की रखी है, चाहे अगर आप थोड़ा सा मैन पावर में भी देख लेते हैं, तो ईरान का पलड़ा भारी रहता है। लेकिन बाकी सारे मामलों में अमेरिका ईरान से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन ईरान के पास एक और ताकत है जो मैं आपको बता देती हूँ। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, यानी IRGC, अर्धसैनिक नेटवर्क, इसका ही एक शाखा ही मान लीजिए बासिज। ईरानी सत्ता की ये दोनों फोर्सेस रीढ़ हैं। और ये जो बासिज की मैं बात कर रही हूँ ना, ये एक अर्धसैनिक नेटवर्क है और वो इतना घुसा हुआ है ईरान के अंदर कि मतलब हर दूसरा आदमी, कहा जाता है कि बासिज से जुड़ा हुआ है। यानी
अगर जो सुप्रीम लीडर हैं खमनई, वो अगर सपोज कीजिए कि वो किसी एक बीच में है, वो गोला है एक पूरा, उसके बीच में है, पहली परत आती है IRGC की, फिर बाहरी परत आती है बासिज की, यानी खमनई तक पहुंचना मतलब आपको ये दो परतें, आपको ये इन दोनों से लड़ना होगा। और IRGC जो है वो सीधे सुप्रीम लीडर के प्रति जवाबदेह होती है। अब बासिज का काम क्या होता है? आपने IRGC के बारे में तो सुना होगा। बासिज का काम यह है कि डर का सामाजिक नेटवर्क बनाए रखना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहां पे हर दूसरा पड़ोसी, हर कोई दुकानदार या क्लासमेट भी बासिज से जुड़ा हुआ हो सकता है और आपकी जानकारी वहां ऊपर IRGC को दे सकता है। IRGC सत्ता की तलवार है तो बासिज डर फैलाने वाला साया है। कोई भी खमनई के खिलाफ, कोई भी प्रशासन के खिलाफ, कोई भी ईरान सरकार के खिलाफ अगर आवाज उठाता है तो बासिज उनसे निपट लेता है। मुखबिरी एक सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। बासिज के जितने भी लोग जुड़े हुए होते हैं खुफिया तरीके से, वो आगे पूरी की पूरी जानकारी पहुंचा देते हैं। विद्रोह और क्रांतियों को ये बताया आपको कि कितने साल हो गए हैं खमनई का शासन है। जैसे कि मैंने आपको बताया लगभग 47 साल हो गए हैं। ये कोई भी विद्रोह होता है, कोई भी क्रांति होती है, वो फेल इसलिए हो जाती है क्योंकि ये लोग बहुत मजबूत हैं, IRGC और बासिज। और ये लोग एक क्या करते हैं कि इंटरनेट बंद कर देते हैं। एक इनका सेंट्रलाइज सिस्टम है, उस बटन को बंद करते ही पूरे ईरान का इंटरनेट चला जाता है, तो आप आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। आप असली बात यानी ईरान के अंदर जो हो रहा है वो बाहर नहीं पता चल सकती, किसी दूसरे मुल्क को नहीं पता चल सकती है। आप देखिए कि इस वक्त अभी पूरे सड़कों पर वहाँ पर लोग निकले हुए हैं। कम्युनिकेशन बहुत टाइम के बाद कहा जा रहा है कि भाई फाइनली कुछ जाके खोला है, वरना इतने दिनों तक तो बंद ही था। इसी बीच में ट्रंप ने ईरान पर एक प्रहार किया। ट्रंप तो ये कह ही रहा है कि भाई सिचुएशन ज़्यादा बिगड़ेगी तो हम तो घुस जाएंगे, मिलिट्री ऑप्शंस भी हम तो कंसिडर कर रहे हैं। यानी ट्रंप हमला कर सकते हैं, अमेरिका हमला कर सकता है, साथ में इजराइल भी हमला करेगा। इसी बीच ट्रंप ने ये कहा है कि अब कोई भी ईरान के साथ बिजनेस करेगा तो उस पर 25% टैरिफ में और ज़्यादा लगा दूंगा। अब सोचिए कि भारत के ऊपर तो वैसे ही 50% टैरिफ लगा हुआ है, अब इन्होंने 25% और, क्योंकि हम तो ईरान और भारत के बीच में तो ट्रेड डील है, हम तो उनके साथ व्यापार करते हैं, तो अगर हम वो कंटिन्यू रखते हैं तो 25% टैरिफ और भारत पे लग जाएगा, यानी कुल मिलाकर हो गया 75%। यानी अब जो हम दोनों के बीच में रिश्ता है, ईरान और हमारे बीच में ट्रेड का, व्यापार का, वो अब और कम होने वाला है। इसी बीच में देखिए US ने यानी अमेरिका ने यह भी कह दिया कि जो भी अमेरिकन ईरान में है वो तुरंत निकल जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं अमेरिका वहां पर हमला करने वाला है, इसलिए अपने सिटीजन्स को कह रहा है कि भाई तुम लोग निकलो, क्योंकि हम आपको वार्न कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका कल को हमला कर दे, इसलिए अपने सिटीजन्स को कह रहा है तुम जितना जल्दी हो सके ईरान छोड़ो। अब मैं आपको बताती हूँ कि भारत को कैसे झटका लगा है। देखिए हम दोनों ट्रेड पार्टनर्स हैं, ईरान और भारत। इंडियन एक्सपोर्ट्स टू ईरान आर, यानी जो हम ईरान भेजते हैं, बासमती राइस, टी यानी कि चाय, शुगर यानी कि चीनी, फ्रेश फ्रूट, फल फ्रूट भेजते हैं, हम फार्मास्यूटिकल्स भेजते हैं, दवाइयाँ भेजते हैं। तो जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब इन सारी चीज़ों का बिजनेस हमारे इधर बढ़िया चल रहा है और ये सारा मामला हम ईरान को भेज रहे हैं। अब वहाँ से हम क्या खरीदते हैं ईरान से? हम वहाँ से एप्पल्स इंपोर्ट करते हैं, हम वहाँ से पिस्ताचियोज लेते हैं, हम वहाँ से डेट्स लेते हैं यानी कि ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, कीवी लेते हैं, ये सब ईरान से आता है। और अभी आपने सुना भी होगा कि कैसे ड्राई फ्रूट्स की कीमतें बढ़ गई है, क्योंकि ये सब हम ईरान से लेते हैं। अब इसी व्यापार पर, इसी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर ट्रंप ने कहा 25% टैरिफ और लगाऊंगा, यानी ये सामान और महंगे हो जाएंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं हमें ये रोकना भी पड़ सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी चीज़ें। फिर आप देखिए किस तरीके से, अगर मैं आपको एक आंकड़ा बता देती हूँ 2024 और 25 का, हम दोनों ने यानी ईरान और भारत ने मिलकर कितनी ट्रेड डील की? $1.68 बिलियन। और जो हमने एक्सपोर्ट किया है, मतलब ईरान, जो हमने भारत से ईरान सामान भेजा है, वो कितने का भेजा है? $1.24 बिलियन का। और वहाँ से जो आया है वो है $400 मिलियन का। यानी ये क्लियर है कि भारत ईरान को ज़्यादा सामान बेचता है और वहाँ से कम आता है। देखिए ईरान के टॉप 5 कारोबारी साझेदारों में भारत का नाम है, तो हमारा ट्रेड अब, क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, तो अब वो मुश्किल में आ गया है। मेथनॉल, सेब, खजूर और केसर का आयात भारत ईरान से करता है। केमिकल, खेती और फार्मास्यूटिकल्स को अब नुकसान होगा। भारत की चाबहार बंदरगाह में रणनीतिक हिस्सेदारी है,
तो वो भी स्लो डाउन हो सकता है। वैसे तो देखिए हमने अमेरिका से 6 महीने की छूट ले रखी है कि भाई जितने भी आपके फैसले हैं वो हमारे चाबार पोर्ट पर अभी असर नहीं करेंगे, 6 महीने के लिए छूट है। लेकिन उसके बाद क्या होगा? संकट में हमारा 12,000 करोड़ का बासमती व्यापार, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ईरान को भेजते हैं, तो इस तरीके से भारत को झटका लगा है, भारत के व्यापार को झटका लगा है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि विदेशी मीडिया ईरान के लिए क्या छाप रही है। सबसे पहले तो अपडेट देख लीजिए, अल जजीरा का अपडेट है कि तेहरान कह रहा है कि अगर ट्रंप को हमला करना है तो कर दे, हम भी तैयार खड़े हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये ईरान की तस्वीरें, इस तरीके से प्रोटेस्ट में लोग निकले हुए। पहले तो एंटाई खमनेई प्रोटेस्टर्स सड़कों पर थे, लेकिन अब खमनेई के समर्थन में भी लोग उतर चुके हैं। तो अब दो गुट वहां पर लड़ रहे हैं, जो कि खमनेई सरकार के खिलाफ है और जो खमनेई के समर्थन में उतरे हुए हैं। और जो भी खमनेई के खिलाफ है उनको वहां पर सजाए मौत मिल रही है। ये क्लियर कर चुका है वहां पर खमनेई प्रशासन कि अगर कोई भी सुप्रीम लीडर खमनेई के खिलाफ बोलेगा, ईरान की सरकार के खिलाफ बोलेगा, उसको अल्लाह का दुश्मन माना जाएगा और उसको सजाए मौत सुनाई जाएगी। अब देखिए, पीपल इनसाइड ईरान डिस्क्राइब हैवी सिक्योरिटी इन फर्स्ट कॉल्स टू आउटसाइड वर्ल्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि थोड़ी सी रियायत दे गई है कि इंटरनेट चालू किया गया है, तो लोग अब जब फ़ोन कर रहे हैं बाहर तो ये बता रहे हैं कि भाई हम सिक्योरिटी फोर्सेस से घिरे हुए हैं। Iran's future will be decided by Iranians, not to the US, not by US or exiled princes. इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, किस तरीके से बता रहे कि भाई ईरान का जो फ्यूचर है अब वो ईरान के लोग डिसाइड करेंगे। ऐसा नहीं कि वो राजा की वापसी हो जाए, खमनेई को एक बार फिर से वहाँ से, यानी खमनेई का तख्ता पलट करा दिया जाए जैसे कि खुमैनी का कराया था। अब देखिए, ये एक नाम मैं आपको बता देती हूँ, इरफान सुल्तानी, 26 साल का ये लड़का, इसको फांसी की सज़ा सुनाई गई है क्योंकि ये ईरान की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा था। अब देखिए, यूएस और ईरान की 47 साल पुरानी दुश्मनी क्या है, मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। ईरान को कहा जाता था पर्शियन एम्पायर। लगभग 2500 साल तक कई राजाओं की हुकूमत रही है। अगर मैं 1950 की बात करती हूँ तो उस वक्त लोगों ने मिलकर लोकतांत्रिक तरीके से मोहम्मद मुसादिक को प्रधानमंत्री चुना। फिर क्या किया, ब्रिटिश और यूएस पेट्रोल होल्डिंग का राष्ट्रीयकरण कर लिया इन्होंने कहा कि भाई लोकतांत्रिक सरकार है तो मैं सब कुछ, जितना भी मुनाफा होगा, सब कुछ होगा, वो सब जनता में लगेगा। तो 1950 तक हालात बहुत ठीक थे। लेकिन फिर 1953 में अमेरिका और ब्रिटेन यानी यूएस और यूके ने मिलकर मुसादिक का तख्ता पलट करवा दिया। अब पहले जो लोकतांत्रिक देश था, डेमोक्रेटिक देश था, वो राजशाही में तब्दील हो गया और अमेरिका ने मोहम्मद रजा पहलवी को नया शाह बना दिया। राजा को वहां पर कहते हैं शाह। ईरान का मार्केट खोल दिया। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो मोहम्मद रजा पहलवी हैं, पहलवी ने ईरान को एकदम वेस्टर्न कल्चर का बना दिया, मार्केट खोल दिया। आपको पता है कि पेरिस से पहले फैशन ईरान में आता था। इतना आधुनिक कर दिया था ईरान को, इतना वेस्टर्न कल्चर ला दिया था उधर। तो ये बात अब जो ईरान के लोग हैं उसमें से 90% तो शिया मुस्लिम हैं, 9% सुन्नी मुस्लिम है। उनको ये बात खलक रही थी कि भाई इतना सब कुछ कैसे हो रहा है ईरान में। 10 सालों तक तो ईरान पर पश्चिमी रंग चढ़ा रहा, कोई कपड़ा नहीं, कोई हिजाब नहीं। आप जिस हालत में अभी ईरान है, पहले बहुत मॉडर्न हुआ करता था, पहले बहुत वेस्टर्न हुआ करता था। तो देखिए, 10 सालों तक तो पश्चिमी रंग उस पर चढ़ा रहा। फिर खुमैनी के समर्थक उतर गए, आयतुल्लाह खुमैनी के समर्थन ने कहा कि भाई ये जो है पहलवी राज सही नहीं कर रहा है, अय्याशिया करा रहा है और मार्केट खोल दिया है। इनफैक्ट आपको पता है कि नाश्ता भी शाह साहब का पेरिस से आता था। तो उन लोगों ने बहुत बर्बादी की, चाहे लोग जो हैं गरीबी में रह रहे हैं वो अपने ऊपर पूरा खर्चा करते थे। फिर क्या किया, जैसे ही पता चला कि भाई खुमैनी के समर्थक उतर गए हैं सड़कों पर, तो शाह साहब ने 18 महीने जेल में टॉर्चर कराया खुमैनी का, यानी उनको गिरफ्तार करवा दिया। फिर उनके सामने एक शर्त रखी, या तो आप देश छोड़ दो या फिर आप राजा से माफ़ी मांग लो। खुमैनी ने कहा माफ़ी तो मैं नहीं मांगूंगा, मैं चला जाता हूँ। फिर यही हुआ 1964 जब वो जेल से निकले तो वो 14 साल पहले इराक में रहे, फिर तुर्की में रहे और फिर फ्रांस चले गए। यानी 14 साल का उनका वनवास आप समझ लीजिए। 1977 में छात्रों ने ईरान की सड़कों पर प्रदर्शन शुरू किया क्योंकि अब वो
पहलवी से नाराज हो चुके थे। अब वो ये जो राजशाही चल रही थी उससे परेशान हो चुके थे। उसके बाद क्या हुआ, शाह पहलवी ने शाहपुर बख्तियार को प्रधानमंत्री बनाया और खुद अमेरिका भाग गए, क्योंकि छात्रों ने प्रदर्शन कर दिया था और एक तरीके से आप इनका तख्ता पलट ही मान लीजिए। तो फिर राजशाही वहां पर खत्म हो गई और फिर तारीख आई 1 फरवरी 1979। इस दिन चार्ल्स द गाल एयरपोर्ट पेरिस से यानी कि फ्रांस से खुमैनी प्लेन में बैठते हैं और फिर आयतुल्ला खुमैनी ईरान में घर वापसी करते हैं। और तभी ये टाइम था जब राजशाही मुनारकी ईरान में ख़त्म हुई और उसके बाद आई इस्लामिक क्रांति। खुमैनी सत्ता में आए। अमेरिकी दूतावास, अब उस टाइम पे देखिए बहुत ज़्यादा लोगों, जो ईरान के लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा अमेरिका के लिए गुस्सा था कि भाई जो ये पहलवी हैं जो यहाँ से भागे हैं, राजा जो थे वहाँ के, वो उनको तो शरण अमेरिका ने दे दिए। तो ये लोग इतना गुस्सा थे, अमेरिकी दूतावास में गए और 52 अमेरिकी लोगों को लगभग 450 दिनों तक बंधक बनाए रखा। इससे अमेरिका को बहुत गुस्सा आया। हालांकि ये जो बंधक बनाए गए थे बाद में नाइजीरिया ने मध्यस्थता के बाद उन्हें छोड़ दिया था। फिर क्या हुआ देखिए, 1979 में जब इस्लामिक क्रांति आई तो ईरान ने खुद को डिक्लेयर किया इस्लामिक रिपब्लिक। अपना झंडा भी चेंज कर दिया, पहले लायन और सन हुआ करता था, लेकिन फिर इन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक घोषित किया और अपना लोगो भी चेंज कर दिया। फिर आप देखिए कि यूएस इतना गुस्सा था ईरान के ऊपर कि ईरान पर सैंक्शंस लगा दिए, खुमैनी पे बेसिकली, यानी खुमैनी सरकार पर, उनके प्रशासन पर। और उसको ये भी गुस्सा था कि उनके अमेरिकन हॉस्टेजेस रख लिए गए थे, यानी जो 55 अमेरिकन हैं उनको हॉस्टेज बना लिया गया था। फिर 1980 में अमेरिका ने ये गुस्सा निकाला। अमेरिका ने इराक को कहलवाकर, यानी इराक के जरिए ईरान पर हमला बोल दिया। उसमें तकरीबन 5 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी, हैवियर लॉसेस थे, और ये एक तरीके से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जैसी सिचुएशन हो गई थी। फिर 1981 में क्या हुआ कि यूएस हॉस्टेजेस को रिलीज किया गया। तो अभी तक अमेरिका ने अपना एक बदला तो ले लिया था, लेकिन आज तक अमेरिका रुका नहीं है। अब देखिए, जब उस टाइम खुमैनी थे, फिर जब खुमैनी का निधन हो गया जून 3 को, फिर उनके बाद आए आयतुल्ला अली खामनेई जो कि इस वक्त सुप्रीम लीडर हैं। उनको असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने चूज़ किया। फिर 1995 की बात है कि अमेरिका ने और ज़्यादा सैंक्शंस लगा दिए ईरान पर कि तुम लोग न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश करो, तुम्हारे ऑयल पर, तुम्हारे व्यापार पर हम सब सैंक्शन लगाते हैं और आप लोग टेररिज्म स्पॉन्सर करते हो। फिर देखिए 2024 में कैसे इजराइल ने ईरान की एम्बेसी जो कि डेमेस्कस में है वहाँ पर हमले किए, IRGC जनरल को मारा। फिर यहाँ पर हमास चीफ हानिये को असैसिनेट किया तेहरान में। और 2025 तो आपको पता ही है कैसे 12 दिन तक युद्ध चला इजराइल और ईरान के बीच में, और अमेरिका ने फिर ईरान के ठिकानों पर गोली बरसा दी। तो आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि कैसे तख्ता पलट पे तख्ता पलट हो। पहले लोकतांत्रिक देश हुआ करता था, फिर राजशाही आई, फिर खुमैनी प्रशासन आया, खुमैनी के बाद खमनेई आए, और उसके बाद अभी की आपको स्थिति पता है कि क्या एक और तख्ता पलट अमेरिका ईरान में कराने वाला है। क्या वापस से राजशाही लौटेगी, क्या पहलवी वापस आएंगे, ये सारे सवाल हैं। क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।